ऋषभ बहाल, उम्र 47 साल, पर उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 5 फुट 9 इंच हाइट, सांवला रंग, कसा हुआ बदन, उभरे हुए मसल्स, फ्लैट पेट। ऋषभ अपनी उम्र के लोगों के लिए एक मिसाल था। अपने खाने पीने और दिनचर्या का वो बहुत ख्याल रखता था। रोज सुबह वो अपने फ्लैट की टेरेस पर कसरत करता और हर शाम 1 घंटा जिम में पसीना बहाता था। ऊटी में वो पिछले 5 सालों से था। ऋषभ का घर भोपाल में था, लेकिन नौकरी के चलते वो हमेशा घर से दूर ही रहा। 20 साल तक वो सरकारी ओहदे पर रहा और उसके बाद अपनी इच्छा से नौकरी छोड़कर वो ऊटी शहर में आ गया। यहाँ आने के बाद ऋषभ यहीं का होकर रह गया। इस शहर में अपना कहने के लिए उसके पास सिर्फ एक दोस्त थी, सुजैन खत्री। सुजैन की उम्र 42 वर्ष थी। ऊटी के एक अखबार नया सवेरा की वो मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उसका घर ऊटी में ही था, जहां वो अपने पति अहमद और बेटे फैजान के साथ रहती थी। सुजैन के एक अपनी बेटी भी थी, जो कि अमेरिका में रहकर अपनी डिग्री कर रही थी। अहमद का ऊटी में खुद का चाय का बागान था। वो वहाँ व्यस्त रहता था और सुजैन अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ। कुछ साल पहले ही सुजैन की मुलाकात ऋषभ से अपने दफ्तर में हुई थी, जहाँ ऋषभ किसी के साथ आया था। सुजैन ऋषभ की बातों और पर्सनालिटी से इतना प्रभावित हुई कि उसने ऋषभ को नौकरी ऑफर कर दी। उस वक्त ऋषभ को ऊटी आए 1 महीना ही हुआ था। ऋषभ ने भी हामी भर दी, जिसके पीछे कारण था वो जगह। सुजैन ने अपना ऑफिस एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर बनाया हुआ था, जिसके चारों ओर चाय के बागान थे, जो कि चारों ओर से वादियों से घिरे हुए थे। यही तो ऋषभ चाहता था और इसलिए उसने हाँ कह दी। सुजैन के साथ काम करते हुए दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। टीम में 25 लोग थे, जो कि सभी ऋषभ से कम उम्र के थे, पर ऋषभ के साथ सभी फ्रेंडली रहते थे। वजह थी ऋषभ की पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर। सुबह के 10 बज रहे हैं। सुजैन रोजाना की भांति अपने ऑफिस आई। उसे देखते ही सबने उसे गुड मॉर्निंग कहा और सुजैन का जवाब पाकर वापस अपने काम में लग गए। सुजैन अपने केबिन में आई। उसने देखा ऋषभ ऑफिस में नहीं था। सुजैन ने बेल बजाकर लड़के को बुलाया। कुछ ही देर बाद एक लड़का अंदर आया तो सुजैन ने कहा, ऋषभ को मेरे केबिन में भेजो। ऋषभ सर तो ऑफिस नहीं आए हैं मैडम, लड़के ने सहजता से कहा। कब से? सुजैन ने अपने फोन में देखते हुए कहा। जी, पिछले 1 हफ्ते से वो ऑफिस नहीं आए हैं, ना ही उनका कोई फोन आया है, लड़के ने कहा। क्या? पर ऋषभ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तुम जाओ, सुजैन ने लड़के से कहा। लड़का चला गया। सुजैन ने ऋषभ का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसने घर के लैंडलाइन पर फोन किया, लेकिन वहां भी सिर्फ रिंग जाती रही। सुजैन के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वो सोचने लगी, आखिर ऋषभ इस तरह बिना बताए कहाँ गया होगा। 1 हफ्ते मैं ऊटी से बाहर थी, लेकिन ऋषभ का कोई मैसेज नहीं आया। शाम को उसके फ्लैट पर जाकर देखती हूँ क्या माजरा है। सुजैन ने रिसीवर उठाया और रीमा को करण के साथ अंदर आने को कहा। करण और रीमा आए तो सुजैन उनके साथ मिलकर नया आर्टिकल डिस्कस करने लगे। दोपहर में सुजैन अपने केबिन से बाहर आई। चलते हुए उसकी नज़र ऋषभ के काउंटर की ओर गई, जहाँ कुर्सी खाली पड़ी थी। टेबल पर रखे पन्ने फड़फड़ा रहे थे। सुजैन उस ओर चल दी। उसने सभी पन्ने उठाए और उन्हें एक फोल्डर में रख दिया। जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी, उसकी नज़र आज बंद लिफाफे पर पड़ी। सुजैन ने लिफाफा उठाया और देखा वो एक खत जैसा था, जो ऋषभ के लिए आया था भोपाल से। सुजैन लिफाफे को हाथ में पकड़कर हिलाते हुए सोचने लगी, ऋषभ के लिए खत ऑफिस में आया है? क्या उसने अपने घर वालों को अपने घर का पता नहीं दिया क्या? आई नो, ऋषभ बहुत ही अजीब है। वो कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। सुजैन ने एक बार फिर लिफाफे को देखा। लिफाफे पर लिखी तारीख देखकर सुजैन एक बार फिर हैरान थी। खत 3 दिन पहले आया था और 3 दिन से ऑफिस में ही था। मुझे ये खत ऋषभ तक पहुंचाना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ जरूरी सूचना हो। सोचते हुए सुजैन वापस अपने केबिन में आई और खत को अपने बैग में रखकर ऑफिस से बाहर आ गई। उसने ड्राइवर से आईमैक्स अपार्टमेंट चलने को कहा। गाड़ी अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। सुजैन गाड़ी से उतरी और अपना बैग संभाले अपार्टमेंट में दाखिल हुई। लिफ्ट में आकर उसने 4 नंबर दबाया और ऊपर चली आई। गैलरी से होते हुए सुजैन फ्लैट नंबर 407 के सामने आई और बेल बजा दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने का इंतजार किया और
एक बार फिर बेल बजा दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, सामने ऋषभ खड़ा था। उसे देखकर सुजैन हैरान रह गई। उदास चेहरा, आंखें एकदम लाल, जिन्हें देखकर लगता है ऋषभ जैसे कई रातों से सोया नहीं है। सुजैन ने अंदर आने का इशारा किया तो ऋषभ सामने से हट गया। सुजैन अंदर आई। उसने देखा पूरे फ्लैट में अंधेरा है। उसने दीवार पर लगे बोर्ड से लाइट ऑन की और ऋषभ की ओर देखकर हैरानी से कहा, ये सब क्या है ऋषभ? व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? सुजैन, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, ऋषभ ने दीवार पर लगी घड़ी में देखते हुए कहा, जो कि दिन के 2:30 बजा रही थी। ऋषभ, मैं यहाँ एक दोस्त होने के नाते आई हूँ और ये जानने आई हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। सुजैन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, आओ बैठो। ऋषभ ने सामने पड़े सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। सुजैन आकर सोफे पर बैठ गई। ऋषभ भी उसके सामने पड़े सिंगल सोफे पर बैठ गया और कहा, सुजैन। ऋषभ ने कहना चाहा कि सुजैन ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, ऋषभ, मैं ये नहीं पूछूंगी कि ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो, ना ही मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है ऋषभ। सुजैन ने बैग से वो लिफाफा निकाला और ऋषभ की ओर बढ़ाते हुए कहा, भोपाल से तुम्हारे लिए खत आया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ पहली बार वहाँ से तुम्हारे लिए कोई खत आया है। तुम्हें इसे देखना चाहिए। ऋषभ ने खत लिया और कुछ देर उसे अपनी उदास आंखों से देखता रहा। सुजैन का इशारा करने पर उसने अपनी कांपती उंगलियों से लिफाफे को खोला और खत को पढ़ने लगा। खत पढ़ते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे उम्मीद थी कि ये सब उसे पढ़ने को मिलेगा। पर जैसे ही उसने आखिरी 2 लाइनें पढ़ी, उसके चेहरे के भाव बदले और गहन उदासी चेहरे पर घिर आई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उन आंसुओं को उसने अपनी आंखों में ही रोक लिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से खत को समेटा और अपनी शर्ट की ऊपरी जेब में रख लिया। उसे ऐसा करते देख सुजैन ने बेचैनी से कहा, क्या हुआ ऋषभ? सब ठीक तो है ना? ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, माँ नहीं रही। सुजैन ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने ऋषभ की ओर देखा और कहा, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी थकी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखता रहा। आदमी रोते नहीं क्योंकि वो कभी कमजोर पड़ना नहीं चाहते। ऋषभ के साथ भी ऐसा ही था। उसका दर्द भले ही उसकी आंखों में उतर आए, पर उन आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते थे। सुजैन कुछ देर खामोशी से वहीं बैठी रही और फिर एक जरूरी फोन आ जाने के कारण उसे वहां से जाना पड़ा। जाते जाते वो एक बार फिर ऋषभ को घर जाने के लिए कहकर चली गई। सुजैन के जाने के बाद ऋषभ उठा और बाथरूम में नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया और कपड़े पहने। मन कई सारी बातों में उलझा हुआ था, जिनके बारे में सोचते हुए वो शर्ट के बटन बंद करते जा रहा था। उसने कबर्ड खोला और उसमें रखे गहरे भूरे रंग का एक कोट निकाला। उसे अपने हाथ से सहलाते हुए उन्होंने उसे अनछुए एहसास को महसूस करने की कोशिश की। ये कोट उन्हें अपने किसी खास से मिला था तोहफे में। जब उसने ये ऋषभ को पहनाते हुए कहा, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इट्स माई फर्स्ट आइटम एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू। ऋषभ कोट को हाथ में पकड़े देखता रहा। आज भी उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ऋषभ ने वो कोट पहन लिया। उसने आईने में खुद को देखा। उसने एक बैग उठाया और उसमें अपने कुछ कपड़े रखकर वहां से भोपाल जाने के लिए निकल गया। इस स्टेशन आकर उसने टिकट लिया और आकर बेंच पर बैठ गया। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट बाकी थे। ऋषभ सामने दूर एक फैली खाली पटरियों को देखने लगा। एक बार फिर मन यादों में उलझकर रह गया और कानों में आवाज गूंजने लगी, माही, माही क्या कर रही हो? ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। यहाँ ऊपर आओ माही। माही, ये कैसा बचपना है? आई से जस्ट कम हियर, रिलैक्स। री, मैं मरने से डरती हूँ क्या? आई लव यू डियर। मैं लाइफ में वो सब करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। ओह ओके, आई विल कम। गुस्सा कितना सूट करता है तुम्हारी आंखों में। ओके जस्ट टेल मी, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे कभी याद करोगे? ट्रेन के हॉर्न से ऋषभ की तंद्रा टूटी। वो उठा और अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गया। खिड़की के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सर पीछे लगा दिया। सामने उसके बगल में 2 आदमी बैठे थे जो देश की आर्थिक स्थिति और अन्य समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। सामने एक परिवार बैठा था जो कि किसी शादी समारोह में शामिल होकर आया था। इस सबसे बेखबर ऋषभ खुद से उलझा हुआ था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और वक्त जैसे पीछे जा रहा था।
भोपाल में उसका पुश्तैनी मकान है, जिससे उसके माँ बाप, दो छोटे भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे रहते थे। ऋषभ सबसे बड़ा था, पर भाई और रिश्तेदारों ने हमेशा उसे गैर जिम्मेदार और खुद गर्ज ही समझा था। पिताजी सालों पहले उस अपमान को सह नहीं पाए और दुनिया को अलविदा कह गए। एक माँ बची थी। ऋषभ से छोटा भाई सुजीत डॉक्टर था और उससे छोटा भाई कल्पेश वकील। भोपाल में दोनों का खूब नाम था, पैसा, ऐशो आराम सब था, पर माँ की जिद के कारण सभी उसे पुश्तैनी घर में रह रहे थे। सुजीत को एक लड़की और एक लड़का था, जो कि वहीं भोपाल में उनके साथ रहते थे, और कल्पेश का बेटा अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में हॉस्टल में था, और छोटी बेटी तान्या उनके साथ ही रहती थी। इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद भी ऋषभ सबसे दूर रहा, जिसकी वजह ऋषभ जानता था या फिर उसका परिवार। ट्रेन ने गति पकड़ ली। वो अपनी धुन में पटरियों पर दौड़े जा रही थी। भोपाल को ऋषभ ने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद आज जा रहा है। भाइयों ने कभी उसे अपना नहीं समझा, माँ भी कहा तक उसका साथ दे पाती, इसलिए अक्सर चुप ही रहती थी। जिस अपमान ने ऋषभ के पिता को खत्म किया, उसी के चलते ऋषभ से सबकी बोलचाल बंद थी, और इसलिए ऋषभ हमेशा सबसे दूर ही रहा। एक दिन और 2 रात का सफर करके ऋषभ भोपाल पहुंचा। उसने स्टेशन से ऑटो किया और घर का पता बताकर चलने को कहा। इतने लंबे सफर के बाद भी ऋषभ की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे तैसे खुद को संभाले वो घर पहुंचा। अंदर हॉल में आया तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसे देखने लगी। भाइयों ने देखा तो नफरत से नजरें घुमा ली। ऋषभ सबसे बेखबर आगे बढ़ा। सामने माँ की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। ऋषभ की आंखें भर आईं। वह आकर तस्वीर के बिल्कुल सामने बैठ गया। इंसान उम्र में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के सामने अपना दर्द बयां कर ही देता है। ऋषभ वहीं बैठ गया। माँ को गुजरे 5 दिन हो चुके थे। ऋषभ उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद सभी उठकर अपने घर चले गए। इक्का दुक्का रिश्तेदार बचे थे, जो फुसफुसाते हुए ऋषभ के लिए भला बुरा कह रहे थे। ऋषभ ने सुना तो उठकर पीछे बरामदे में चला आया। वो सीढ़ियों पर बैठा सामने फैली घास को देखता रहा, और फिर उसके आंखों से आंसू बह निकले। अपने ही घर में कितना अकेलापन पड़ चुका था वो। ऋषभ ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए, और जैसे ही उठने लगा, दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ वहां आ धमके और ऋषभ पर बरस पड़े। तुम में जरा सी भी शर्म है या नहीं? किस हक से तुम यहाँ आए हो? सुजीत ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारी तो यहाँ कोई इज्जत नहीं है। हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, उसे भी खराब करने चले आए। इस बार कल्पेश ने अपने शब्दों में जहर भरकर कहा। आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा? हमने तो आपको कोई न्योता नहीं भेजा था। छोटी बहू ने मुंह बनाकर कहा। जेठ जी को अय्याशी से फुर्सत मिले तो इन्हें खबर हो ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। माँ जी को गुजरे 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये अब आए हैं एहसान जताने। सुजीत की पत्नी ने कहा। ऋषभ जो इतनी देर से अपमान भरे शब्द सुन रहा था, उसने कहा, क्या वो मेरी माँ नहीं थी? क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्यों नहीं आ सकता मैं यहाँ? ऐसा क्या किया है मैंने? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है आपने हमें। बेहतर होगा आप हमसे दूर ही रहें, सुजीत ने गुस्से से कहा। अपने लिए इतनी नफरत देखकर ऋषभ का मन छलनी हो चुका था। वो खामोशी से सब सुनता रहा। चारों दंदनाते हुए वापस चले गए। ऋषभ एक बार फिर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। सुबह से दोपहर हो चली थी, लेकिन ऋषभ खामोश सा वहीं बैठा, खुद को समझाने की नाकाम कोशिश करता रहा। वर्षा, सुजीत की 16 साल की बेटी, हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई और ऋषभ से कहा, ताऊ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपके लिए खाना लेकर आए हैं। मुझे भूख नहीं है बेटा, आप ये खाना वापस ले जाओ, ऋषभ ने कहा। ताऊ जी, दादी माँ कहती थी अगर किसी से गुस्सा हो तो उसे खाने पर नहीं निकालना चाहिए। खा लीजिए ना ताऊ जी, वर्षा ने प्यार से कहा तो ऋषभ ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया और प्लेट उसके हाथ से ले ली। ऋषभ ने एक निवाला तोड़कर खाया। बड़ी मुश्किल से खाना उसके गले के नीचे उतरा। वर्षा पास में ही बैठी ऋषभ को देख रही थी। उसे अपनी ओर देखता पाकर ऋषभ ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ताऊ जी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछे, वर्षा ने झिझकते हुए कहा। हाँ, ऋषभ ने आखिरी निवाला खाते हुए कहा। क्या किसी से प्यार करना गलत है? वर्षा ने पूछा। नहीं, किसी से प्यार करना गलत नहीं है,
ऋषभ ने कहा। तो फिर आपके प्यार को पापा और छोटे चाचा अय्यासी क्यों कहते हैं? आपने तो भी प्यार ही किया था ना ताऊ जी। जब प्यार करना गलत नहीं है तो फिर आपका प्यार गलत क्यों? वर्षा ने कहा। वर्षा के इस सवाल पर ऋषभ खामोश हो गया। वर्षा जवाब के इंतजार में थी। कुछ देर बाद ऋषभ ने एक गहरी सांस भरकर कहा, दुनिया की कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है वर्षा। इंसान का नजरिया उसे सही और गलत बनाता है। जिस समाज, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ प्यार को उम्र, स्टेटस, रंग, जात पात और रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है। उसके बाद सही और गलत का फैसला होता है। ये सभी कारण इंसान की भावनाओं से बहुत ऊपर होते हैं वर्षा, जिनके बीच कोई भावना कब सही से गलत हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और इन्हीं कुछ नजरियों के कारण इंसान अच्छे से बुरा, गलत खुद गर्ज बन जाता है। पर आप गलत इंसान नहीं है ताऊ जी, वर्षा ने प्यार से कहा। तुम अभी बहुत छोटी हो वर्षा, ये सब दुनियादारी की बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी, ऋषभ ने अपनापन जताते हुए कहा। पर मैं जानती हूँ ताऊ जी, आपका प्यार गलत नहीं था, वर्षा ने कहा। तो ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। ताऊ जी, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? वर्षा ने पूछा। बिल्कुल, ऋषभ ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा। जैसे ही वर्षा उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से उसकी माँ की कड़कदार आवाज़ गूंजी, वर्षा। सहम कर वर्षा पीछे हट गई। वर्षा की मम्मी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुमसे, ऐसे लोगों से दूर रहो, इनकी तो सोच ही ऐसी है घटिया। ताऊ जी गलत नहीं है मम्मी, इनके बारे में गलत बोलना बंद कीजिए प्लीज़, वर्षा ने गुस्से से कहा। तड़ाक, एक थप्पड़ आकर सीधा वर्षा के गाल पर लगा और उसकी माँ ने कहा, सही गलत मुझे मत सिखाओ, ये यहाँ आए ही हैं इसलिए ताकि मेरे बच्चों के दिमाग में जहर घोल सके। ये क्या कह रही हो संगीता, होश में तो हो तुम? ऋषभ ने कहा। तुम मत सिखाओ मुझे होश, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। यहाँ रहोगे तो हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, संगीता ने चिल्लाकर कहा और वर्षा का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे लेकर चली गई। संगीता तो चली गई पर पीछे छोड़ गई हैरान ऋषभ को। संगीता के कहे कड़वे शब्द उसके दिमाग में बजने लगे थे। ऋषभ वहां से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक बार फिर उसने उन आंसुओं को बाहर आने से रोक लिया। ऋषभ जैसे ही घर से बाहर आया, सामने वाले घर में रहने वाले काका ने कहा, अरे ऋषभ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, आपने खत भेजा था, कैसे नहीं आता काका? ऋषभ ने उदास स्वर में कहा। होने को कौन टाल सकता है बेटा, तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे बारे में गलत सुनने को मिला। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? काका ने अपनेपन से कहा। मुझे चलना चाहिए काका, ऋषभ ने काका के सवाल को टालते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? काका ने हैरानी से कहा। नहीं काका, माँ के दिनों तक यही हूँ, होटल जा रहा हूँ, यहाँ रहूँगा तो मेरी वजह से मेरे अपनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, कहकर ऋषभ वहाँ से निकल गया। अपनी माँ के 13 दिन होने तक ऋषभ भोपाल में ही होटल में कमरा लेकर रहा। 13वें दिन जब वो आखिरी बार घर आया तो सुजीत ने कुछ पेपर्स उसकी ओर बढ़ाकर कहा, भोपाल के बाहर वाली ज़मीन में से आधा आधा हिस्सा मैंने और कल्पेश ने रख लिया है। वो जगह मेरे क्लिनिक और कल्पेश के ऑफिस के लिए काम आएंगी। आपके नाम ये घर छोड़ा है, इसका आपको जो करना है कर सकते हैं। ऋषभ ने कागज़ लिए और देखकर वापस सुजीत को लौटाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं सुजीत, और ये घर छोड़ने का फैसला तुम लोगों ने किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? हम दोनों ने फैसला कर लिया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, कल्पेश ने आगे आकर कहा। हाँ, कहकर ऋषभ पीछे पलटा और कहा, वकील साहब। ऋषभ की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर खड़ा वकील अंदर आया। वकील को वहां देखकर कल्पेश और सुजीत हैरान थे। उन्हें लगा ऋषभ भोपाल वाली ज़मीन में से भी बंटवारा चाहता है। सुजीत ने गुस्से से कहा, वकील को यहाँ बुलाकर आखिर आपने अपनी औकात दिखाई दी? वो ज़मीन मेरे और कल्पेश के काम के लिए थी, फिर कल को हमें हमारे बच्चों को भविष्य भी तो देखना है। आपके तो बीवी बच्चे भी नहीं हैं, फिर ये सब क्यों? अरे बीवी बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, वो मासूका तो है ना इनकी, उसके लिए चाहिए होगा बंटवारा, संगीता ने कड़वे शब्दों में कहा। संगीता की इस बात पर ऋषभ को गुस्सा आया, लेकिन वो अपमान का घूंट पीकर रह गया। उसने वकील से फाइल ली और सुजीत की ओर बढ़ा दी। वकील कहने लगा, सुजीत और कल्पेश मिस्टर ऋषभ बहल ने अपने हिस्से की जायदाद, रुपया, पैसा, गहने, यहाँ तक कि अपने हिस्से की एक एक चीज़ जो इन्हें बंटवारे में मिली है वो आप दोनों भाइयों के नाम कर दी है।
ये घर भी इन्होंने आप दोनों के चारों बच्चों के नाम कर दिया है। भविष्य में इनका इस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। सुजीत और कल्पेश ने सुना तो उन्हें एक धक्का सा लगा। जिस भाई को दोनों ने इतना सब कहा, वही भाई उनके लिए जाते जाते इतना सब करके जा रहा था। सुजीत को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने ऋषभ की ओर देखकर कहा, भैया। ऋषभ मुस्कुराया और सुजीत से कहा, यह हक अब तुम खो चुके हो, खुश रहना। ऋषभ ने आगे किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। सुजीत, कल्पेश और वहाँ मौजूद सभी लोग ऋषभ को देखते रहे। बड़ा भाई होने के नाते ऋषभ आज सुजीत और कल्पेश को उनके छोटे होने का एहसास दिलाकर जा चुका था। माँ की मौत के बाद ऋषभ ने हमेशा हमेशा के लिए भोपाल से रिश्ता तोड़ लिया। वो अपना सामान लेकर भोपाल से फिर ऊटी आने के लिए रवाना हो गया। इस बार उसने पहले ही रिजर्वेशन करवा लिया, जिससे सफ़र में परेशानी ना हो। भाइयों ने उसे गलत समझा। उसका ऋषभ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था जो राह उसने चुनी थी वो समाज और उसके अपनों की नज़र में गलत थी। रात के खाने के लिए ऋषभ किसी स्टेशन पर उतरा। उसने अपने लिए खाना पैक करवाया और वापस ट्रेन की ओर चल दिया। चलते हुए उसकी नज़र दुकान पर गई। उसके कदम उस ओर बढ़ गए। ऋषभ ने दुकान वाले से एक सिगरेट देने को कहा और फिर वहीं खड़ा होकर पीने लगा। एक दो कश लगाने के बाद ऋषभ की आंखों के आगे बीते वक्त की यादें आने लगी और एक बार फिर वो सर्द आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। कितनी बार कहा है, सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये जहर पीने से क्या मिलता है तुम्हें? काश मैं सिगरेट होती। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ऋषभ वर्तमान में लौट आया और आधी पी हुई सिगरेट उसने बुझाकर डस्टबिन में डाल दी। ऋषभ ट्रेन की ओर बढ़ गया। रात के 10 बज रहे थे। उसने डिब्बा खोला। डिब्बे में चपातियाँ, दाल, चावल, पापड़ और आलू मटर की सब्जी थी। ऋषभ बेमन से खाने लगा। हालांकि माँ की मौत और भाइयों से दूर होने का दुख अभी भी उसके मन पर हावी था। खाना खाकर ऋषभ ने बैग से कोई किताब निकाली और पढ़ने लगा। जानता था कि उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली है। किताब पढ़ते हुए वो अपना ध्यान उसमें लगा नहीं पा रहा था। थक कर उसने किताब को बंद किया और सर पीछे लगाकर आंखें मूंद ली। पर यहाँ मुश्किल और ज़्यादा थी। माही का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। मुस्कुराते गुलाबी होंठ, हल्की नीली आंखें जिनमें हमेशा शरारत नाचती, कभी बारिश में भीगती हुई, कभी ऊटी के चाय के बागानों के गलियारों में दौड़ती हुई, कभी सर्द रात में खिड़की के पास खड़ी प्यार से ऋषभ को देख रही थी, तो कभी बच्चों के बीच बच्ची बनी। ऋषभ आंखें खोलना नहीं चाहता था। ये लम्हे उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से थे। ट्रेन अपनी गति से चलती रही। एक लंबे सफ़र के बाद ऋषभ ऊटी पहुंचा। अपना बैग लेकर वो अपार्टमेंट में आया। जैसे ही वो अपने फ्लैट के सामने आया, उसने देखा अपार्टमेंट का मालिक वहाँ कुछ लोगों के साथ खड़ा है। ऋषभ उनके पास आया तो उसने कहा, मिस्टर ऋषभ बहाल, आपको 2 दिन के अंदर ये फ्लैट खाली करना होगा। लेकिन क्यों? ऋषभ ने हैरानी से कहा। क्यों क्या? ये शरीफों की सोसाइटी है और हम सब बहू बेटियों वाले लोग हैं। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ रहेंगे तो कैसे चलेगा? गुप्ता जी ने कहा, जो कि तीसरे माले पर रहते थे। गुप्ता जी सही कह रहे हैं, पर घर में भी जवान बेटी है। सोसाइटी में इनके जैसे लोग रहेंगे तो हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा। इस बार शर्मा जी ने कहा, जो फ्लैट नंबर 401 में रहते थे। सभी वहाँ खड़े ऋषभ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहे और ऋषभ खामोशी से सब सुनता रहा। तभी मिश्रा जी ने कहा, कैसा जमाना आ गया है, अपने से आधी उम्र की लड़की ही मिली इन्हें भी इश्क फरमाने के लिए। अरे ऐसे लोगों के साथ रहने में भी शर्म आती है। हमारे बच्चे भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। कल को कुछ इंच ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मिसेस कांत ने मुंह बनाते हुए कहा। ये तो बेशर्म है ही है। इनसे भी बेशर्म थी वो लड़की। मुझे पहले दिन ही उसके रंग दिख गए थे। मिसेस अग्रवाल ने आग में घी डालने का काम किया। 2 दिन में ये फ्लैट खाली कर दूंगा, कहकर ऋषभ ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और बाहर खड़े लोगों के मुंह पर बंद कर दिया। अकड़ तो देखो साहबजादे की। जितनी जल्दी यहाँ से जाए अच्छा है, शर्मा जी ने कहा। और फिर एक एक करके सभी वहाँ से चले गए। अंदर जाकर ऋषभ ने बैग सोफे पर रखा और अपने कमरे में चला आया। कोट निकालकर उसने कबर्ड में रखा और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल दिए। बाहर लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सब बातें ऋषभ ने नज़रअंदाज कर दी, लेकिन मिसेज अग्रवाल की कही बात इनसे भी ज़्यादा बेशर्म है वो लड़की। ऋषभ को खल रही थी। बेशर्म, अपनी माही के लिए किसी से ये शब्द सुनना उन्हें नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? वो जानते थे इन लोगों से इस बारे में बहस करना गलत होगा।
वो कुछ देर खामोशी से वहीं बिस्तर पर बैठा रहा और फिर घड़ी की ओर देखा जिसमें सुबह के 11 बज रहे थे। ऋषभ ने शावर लिया, कपड़े पहने और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगा। चाय बनाकर उसने फ्रिज में देखा, ब्रेड का पैकेट पड़ा था। ऋषभ ने उसमें से ब्रेड के कुछ टुकड़े निकाले और खाने लगा। चाय खत्म करके वो फ्लैट से बाहर निकल आया और अपनी जीप लेकर निकल गया। ऋषभ सीधा ऑफिस आया, लेकिन सुजैन वहां नहीं थी। ऋषभ अपनी टेबल के पास आया और अपना जरूरी सामान समेटने लगा। उसे वहां देखकर स्टाफ के बाकी लोगों के बीच में खुसुर फुसुर होने लगी। ऋषभ बिना किसी पर ध्यान दिए अपना सामान उठाने में लगा था। तभी ऋषभ के साथ वाली टेबल पर काम कर रहे लड़के ने कहा, सर, मैगजीन में आपके बारे में जो छपा है, क्या वो सही है? मेरा मतलब, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। लड़के की बात सुनकर भी ऋषभ ने अनसुनी कर दी। लड़के ने दोबारा फुसफुसाकर कहा, सर, वैसे ही कोई और हो आपकी नज़र में तो हमें भी मिलवाइए। इस बार ऋषभ ने घूर कर लड़के की तरफ देखा तो लड़का वहां से उठकर चला गया। तभी ऋषभ के कानों में आवाज़ और पड़ी, अब इस उम्र में सर उसे वो सब तो दे पाए नहीं जो उसे चाहिए था। चली गई छोड़कर। कौन बोला? आई सेड कौन बोला? ऋषभ ने गुस्से से पलट कर कहा, पूरा शहर बोल रहा है सर। वैसे हम में क्या कमी रह गई थी जो सारा प्यार उन्हीं को दिखा दिया आपने? स्टाफ की ही एक लड़की ने ऋषभ को देखकर अपनी बाईं आंख दबाते हुए कहा। ऋषभ गुस्से से भरे घूंट पीकर रह गया। अब तक जो स्टाफ उसकी इज्जत करता था आज उसी पर हंस रहा था। ऋषभ ने जेब से एक लिफाफा निकाला और रीमा की ओर बढ़ाकर कहा, यह सुजैन को दे देना। क्या यह लव लेटर है सर? रीमा ने बेशर्मी से कहा तो सब हंसने लगे। ऋषभ ने एक नज़र सबको देखा और फिर कहा, जी नहीं, ये मेरा रिजाइन लेटर है। आप जैसे शरीफों के बीच काम करना मेरे वसूलों के खिलाफ है। ऋषभ वहां से चला गया और जाते जाते सबके मुंह पर शराफत का तमाचा मार गया। ऑफिस से बाहर आकर ऋषभ ने अपनी जीप स्टार्ट की ओर निकल गया। दिन भर ऊटी की वादियों में घूमता रहा, लेकिन जाना कहाँ है ये तय नहीं कर पाया। सुजैन आज भी शहर से बाहर थी। ऋषभ अकेला पड़ चुका था। शाम को उसे याद आया कि उसे अपने लिए एक नया घर भी देखना है। वो अपने एक दोस्त के घर आया। उसने बेल बजाई। दरवाजा उसकी बेटी ने खोला। देवेश घर पर है? ऋषभ ने कहा। जी अंकल, अंदर आइए, पापा घर पर ही हैं, लड़की ने कहा। ऋषभ अंदर आ गया। लड़की ने उन्हें बैठने को कहा और खुद अपने पापा को बुलाने अंदर चली गई। कुछ देर बाद ऋषभ को अपने दोस्त की आवाज़ें सुनाई दी, जिनमें वो अपनी बेटी को डांटते हुए कह रहा था, तुमने उसे अंदर आने को क्यों कहा? तुम्हें पता है ना लोग उसके बारे में क्या क्या कहते हैं? वो अच्छा इंसान नहीं है। जब तक वो है तुम बाहर नहीं आओगे, समझी तुम? ऋषभ ने सुना तो मुस्कुरा उठा और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा था वो उसके प्रति ऐसे विचार रखता है, जानकर ऋषभ को बहुत दुख हुआ। वो वापस अपने फ्लैट पर चला आया। अगले दिन बहुत घूमने के बाद उसे सिंकोना के बागानों के पास एक घर मिल गया। ऋषभ के पास जो भी रुपया था उसने सारा उस घर को खरीदने में लगा दिया। घर बहुत ही खूबसूरत जगह पर था और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस घर के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। उसके अगली सुबह ही ऋषभ ने अपना फ्लैट खाली कर दिया। सामान उठाने वाले लड़कों ने सारा सामान ट्रक में रख दिया। ऋषभ खाली फ्लैट के अपने कमरे में खड़ा था, जिसके कोने में एक चीज अभी भी रखी हुई थी। लड़के ने जैसे ही उसे उठाना चाहा, ऋषभ ने मना कर दिया और लड़के से जाने को कहा। लड़के के जाने के बाद ऋषभ उसके पास आया। वो कैनवास पर बनी एक पेंटिंग थी जिस पर अब धूल जम चुकी थी। ऋषभ ने उसे उठाया और अपनी उंगलियां उस पर फिराई। धूल हटने से पेंटिंग का कुछ हिस्सा नजर आया, जिसमें एक लड़की सिर्फ सफेद रंग की शर्ट जिसके 2 बटन खुले हुए थे पहने हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी कजरारी आंखों में एक चमक थी। ऋषभ उसे एकटक देखता रहा। वो माही की तस्वीर थी जिसे खुद ऋषभ ने बनाया था। सर चले? लड़के की आवाज़ से ऋषभ की तंद्रा टूटी। वो उस कैनवास को साथ लेकर नीचे आ गया। ट्रक रवाना हो गया और उसके पीछे पीछे ऋषभ भी अपनी जीप में सवार होकर चल पड़ा। नए घर में सामान उतारा गया। मकान के पुराने मालिक ने आकर ऋषभ से कहा, घर के पेपर्स किस नाम से बनाऊं सर? महिमा माहेश्वरी उर्फ माही, ऋषभ ने खोए हुए स्वर में वादियों को देखते हुए कहा। आदमी ने एक नज़र हैरानी से ऋषभ को देखा और फिर चला गया। अगले 2 दिनों में ऋषभ को घर के कागजात मिल गए और वो वहीं रहने लगा, सबसे दूर, अकेला। सब पीछे छोड़ आया था, बस नहीं छोड़ पाया था तो माही की यादों को। उसका एहसास उसे नींद में भी जगा देता था। 1 हफ्ता गुजर चुका था और ऋषभ यादों से बाहर आना नहीं चाहता था।
एक शाम वो चाय के बागानों से घूमता हुआ चला जा रहा था। उसने देखा सामने बीचों बीच माही मुस्कुराती हुई खड़ी उसी को देख रही है। यादों से ग्रस्त ऋषभ दौड़ पड़ा उस ओर, पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचा वहां कोई नहीं था। ऋषभ बौखलाया सा इधर उधर देखने लगा, सिवाय कोहरे के कुछ नहीं था। ऋषभ घुटनों के बल वहीं बैठ गया। दर्द एक आह बनकर निकल गई। वो एक एक लम्हा उसकी आंखों के आगे तैर गया जो उसने माही के साथ बिताया था। वो उठा और घर आ गया। उसने अपनी जीप निकाली और निकल गया। शाम का वक्त, हल्की बारिश के बाद मौसम और भी खुशनुमा हो चला था। जीप ऊटी की सड़कों पर चाय के घुमावदार बागानों से होती हुई तेज गति से दौड़े जा रही थी। जीप में सवार शख्स गहरी उदासी से घिरा हुआ था। ऋषभ ने जीप की स्पीड बढ़ा दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें बिल्कुल निस्तेज। कानों में बार बार कई सारी आवाजें गूंज रही थी। ऋषभ की नजरें सामने खाली पड़े रास्ते को देख रही थी। धड़कनें सामान्य से बहुत धीमी थी। आज एक हल्का पर अंदर तक दर्द होने वाला एहसास उसे इस वक्त हो रहा था। उसकी बाईं आंख से निकलकर आंसू का एक कतरा गालों पर लुढ़क आया। अपनी कांपती और उम्र दराज हो चुकी उंगलियों से उस दर्द को पोंछ लिया। ऋषभ ऊटी से 10 किलोमीटर दूर आया और जीप रोक दी। जीप में बैठा वो कुछ देर थकी आंखों से सामने देखता रहा और फिर जीप बंद की और नीचे उतर आया। कुछ कदम चलकर वो सामने लगी रेलिंग के पास आया। ऋषभ इस वक्त जिस जगह पर खड़ा था वो जगह एक चोटी थी जो ऊटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। डोडो बेटा नीलगिरी के पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ढलान पर सिनकोना के बागान दिखाई पड़ते हैं। ये जगह देखने में इतनी सुंदर है कि देखने वाला ही इन्हीं वादियों में होकर रह जाता है। सर्दियों के मौसम में ये जगह कोहरे के कारण और भी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। ऋषभ रेलिंग के पास खड़ा उदास आंखों से नीचे गहरी खाई को देख रहा था। इस खूबसूरत जगह का एक सच ये भी है कि जिंदगी से निराश लोग अक्सर यहाँ आते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कह जाते हैं। इसे ऊटी का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। यूं तो ये जगह ऋषभ की पसंदीदा जगहों में से थी जहाँ वो अक्सर अपने खाली वक्त में आया करता था, पर आज वो यहाँ किसी खतरनाक इरादे से आया था। उदास आंखों से वादियों को देखते हुए ऋषभ के कानों में एक बार फिर वो सब आवाजें गूंजने लगी। तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। यहाँ रहोगे तो हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। दिमाग खराब हो गया है तेरा। वो तेरी बेटी की उम्र की है। समाज ऐसे रिश्तों को मंजूरी नहीं देता है ऋषभ। यू नीड टू जस्ट गिव अप। उसकी जिद को तुम प्यार समझकर भूल कर रहे हो। बुढ़ापे में अय्यासी का खुमार चढ़ा है इनको। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। एक एक शब्द उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था, जो कि सच भी था। ऋषभ ने आंखें मूंद ली। एक खूबसूरत चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। गोरा रंग, पतला अंडाकार चेहरा जिस पर हल्की नीली गहरी आंखें, गुलाबी होठ और उन होठों के बिल्कुल नीचे एक गहरा काला तिल। ऋषभ आंखें मूंदे उस चेहरे को महसूस करता रहा। चेहरा मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर एक मुस्कुराहट ऋषभ के होठों पर भी फैल गई। लेकिन अगले ही पल ऋषभ के कानों में आवाजें गूंजने लगी जिनसे उसकी मुस्कुराहट दर्द में बदल गई। हाउ आई कंट्रोल माई फीलिंग्स फॉर यू। आपने वो गाना सुना है? ना उम्र की सीमा हो, ना कोई बंधन। When someone in love, look at only one. I am in love with you. आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे जो पसंद है वो मैं किसी के लिए नहीं बदलती। आई जस्ट हेट यू। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि उसी मुस्कुराते चेहरे की थी। ऋषभ ने आंखें खोल ली और नीचे खाई में देखा। एक कठोर फैसला लेकर ऋषभ ने जैसे ही अपना पांव आगे बढ़ाया, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। ऋषभ हैरानी से पलटा। पीछे सुजैन खड़ी थी। तुम यहाँ? ऋषभ ने भरे हुए गले से कहा। तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी, पर तुम वहां नहीं थे। एक हफ्ते से ऑफिस भी नहीं आए। फोन किया तो जवाब नहीं दिया। आखिर में इस जगह का ख्याल आया और देखो तुम मिल गए। सुजैन ने ऋषभ की आंखों में आई नमी को महसूस करते हुए कहा। सुजैन की बात पर ऋषभ खामोश हो गया और सामने फैले कोहरे को देखने लगा। घर चले? सुजैन ने एक सर्द आवाज के साथ ऋषभ से कहा। कुछ देर बाद जीप एक बार फिर ऊटी की सड़कों पर दौड़ रही थी। एक गहरी खामोशी दोनों के बीच थी जिसे सुजैन ने तोड़ने की कोशिश नहीं की।
हल्का अंधेरा हो चुका था। ऋषभ के घर आकर सुजैन उसे लेकर अंदर आई। दोनों बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। सुजैन बिल्कुल ऋषभ के सामने ही बैठी थी। खामोशियां अब भी वैसी ही कायम थी, जिसे कुछ देर बाद सुजैन ने ही तोड़ा। तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया ऋषभ? ऋषभ ने उदास नजरों से एक बार सुजैन की ओर देखा और कहने लगा, मरने का फैसला मैंने जज्बातों में आकर नहीं लिया है, ना ही जिंदगी से हार कर। यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। वो दर्द जिससे मैंने हमेशा भागने की कोशिश की है, वो दर्द अब मेरे हिस्से में आ चुका है, या यूं कहो मेरी आदत बन चुका है। उस दर्द के साथ मैं जिंदगी काट तो सकता हूँ, पर जी नहीं सकता। क्या है मेरे पास जिंदगी जीने के लिए? माँ छोड़कर चली गई, भाइयों ने पराया कर दिया, दोस्त नजरें चुराने लगे हैं, और माँ ही नहीं। माँ ही, ये शब्द बोलते हुए ऋषभ का गला भर आया। उसकी आंखों में आई नमी को सुजैन साफ साफ देख सकती थी। ऋषभ ने आंखों में आए आंसुओं को बहने से रोक लिया और एक गहरी सांस लेकर आगे कहने लगा, माही को लेकर मेरे दिल में भावनाएं पनपने लगेंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके आने से पहले जिंदगी में सब सही था। वो एक तेज हवा की तरह मेरी जिंदगी में आई और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। जो उसका था वो तो गया ही, जो मेरे पास बचा था वो भी पीछे रह गई। तो बस दर्द देती उसकी ये यादें, जिनसे मैं चाह कर भी दूर नहीं जा सकता। कैसे दूर करूंगा उसकी यादों को खुद से, जब मैं ही उसके एहसास से दूर नहीं जा सका। इतना कहकर ऋषभ खामोश हो गया। आंखों में आंसुओं के जिस सैलाब को उसने रोक रखा था, उसमें से एक कतरा उसके हाथ पर आ गिरा। ऋषभ ने अपना सर पीछे कुर्सी से लगा लिया और आंखों के किनारों से निकलकर आंसू कनपटी पर आ गए। सामने बैठी सुजैन ऋषभ का दर्द महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। उसने ऋषभ की ओर देखकर कहा, मोहब्बत का एक नया रूप देख रही हूँ ऋषभ। ऋषभ ने अपना सर उठाया और भीगी आंखों से सुजैन की ओर देखकर कहा, मैं इन भावनाओं को कोई नाम नहीं देना चाहता सुजैन, बस कुछ वक्त और ये सब महसूस करते हुए जीना चाहता हूँ। सुजैन नम आंखों के साथ ऋषभ को देखते हुए मुस्कुरा दी। सुजैन जानती थी ऋषभ कभी अपनी निजी जिंदगी उससे शेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसने ऋषभ की ओर देखकर कहा, कौन थी ये माही? ऋषभ ने आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछा और कहने लगा, माही 1 साल पहले अपार्टमेंट में रहने आई थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसका हुलिया मुझे खटका। मैं उस वक्त अपने फ्लैट की बालकनी पर था। वो टैक्सी वाले से किसी बात पर झगड़ रही थी। अपने बैग के साथ वो अंदर आई। मैं अंदर जाने के लिए मुड़ा, तभी शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं वापस लौटा। माही अपार्टमेंट के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। मैं एक बार फिर वहीं खड़ा उन सबको देखने लगा कि अगले ही पल उसने बॉल को किक मारी और बॉल सीधा मेरे मुंह के सामने। मेरी नाक टूट जाती अगर मैंने उस बॉल को पकड़ना होता। हे मैन, पास द बॉल। हे, हेलो, सुनाई नहीं देता? उसने नीचे से चिल्लाकर कहा। मैंने बॉल फेंक दी। माही ने बॉल बच्चों को दे दी और वहां से चली गई। मैं खिड़की बंद कर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही खड़ी थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोल पड़ी, हे, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैं पानी लेने अंदर गया, फ्रिज से बोतल निकाली और उसे दे दी। उसने बोतल खोलकर सीधा मुंह लगाया। उसकी यह हरकत उस वक्त मुझे नागवार गुजरी। उसका यह बर्ताव मुझे खटका। मैंने बिना बोतल वापस लिए दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। ऋषभ रुका और फिर कहा, पहली नज़र में वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कई बातों में उसे बेपरवाह पाया मैंने। उसके प्रति मेरे ख्यालात इतने बदल जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आई मैक्स अपार्टमेंट। ऋषभ के फ्लैट के बाहर खड़ी माही ने पानी पीने के बाद बोतल का ढक्कन बंद करते हुए कहा, अजीब आदमी है। वो बेल बजाने के लिए वापस आगे बढ़ी, लेकिन रुक गई और खुद से कहा, फॉरगेट इट माही, आई थिंक ही इज डिफरेंट। माही ने अपना बैग संभाला और ऋषभ के सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसने लाइट ऑन की और बैग साइड में रखा। माही दिल्ली से थी, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी।
ऊटी वो अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई थी। माही के पापा चाहते थे वो किसी और जगह या फॉरेन से अपना कोर्स करे, पर माही ने कहा वो ऊटी ही आना चाहती है, या शायद उसकी किस्मत उसे यहाँ खींच लाई थी। माही के पापा ने अपने दोस्त से कहकर ये फ्लैट बुक करवा दिया और सभी सुख सुविधाएं भी कर दी, जिससे उनकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। माही घूमकर फ्लैट का जायजा लेने लगी। हॉल, जिसमें आलीशान सोफे लगे थे, हॉल से लगकर ही एक ओपन किचन था। किचन के पास उसका बेडरूम था। माही अंदर आई, उसे रूम बहुत पसंद आया। खिड़की के सामने आकर उसने खिड़की खोली तो सर्द हवा का झोंका आया और उसे छूकर गुजर गया। नवंबर का महीना था और ऐसे में ठंड लगना लाजमी था। एक सिहरन माही के बदन में दौड़ गई। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन शीशे से बाहर फैली वादियों को देखने लगी। शाम के समय भी शहर धुंध की हल्की सफेद चादर ओढ़े हुए था। माही को यह सब काफी रोमांचक लगा। वो बाहर आ गई। हॉल से लगकर एक बालकनी थी। माही ने बाहर जाने से पहले अपना स्कार्फ अपने चारों ओर लपेट लिया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। यहाँ खड़े होकर वो बाहर का नज़ारा देख सकती थी। सामने अपार्टमेंट के बाहर की सड़क, उसके आगे खूबसूरत पेड़ों की कतारें। माही एक टक वो सब देखती रही। फोन की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी। वो अंदर चली आई। फोन उसके डैड का था। उसने उठाया और कहा, हाय डैड। हेलो माय प्रिंसेस, फ्लैट पसंद आया? दूसरी तरफ से माही के पिता इंदिराज महेश्वरी ने कहा, इट्स सो कूल डैड, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। माही ने चहकते हुए कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। इंदिरा जी ने प्यार से कहा, श्योर डैड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, माही ने कहा। आई नो माई प्रिंसेस, लेकिन मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी, इंदिरा जी ने कहा। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वेयर इज मॉम? आई वॉन्ट टॉक टू हर। माही ने कहा तो इंदिरा जी ने फ़ोन माही की मॉम को पकड़ा दिया। हेलो माही, कैसी हो बेटा? तुम ठीक से पहुंच तो गई ना? और देखो, अपना ख्याल रखना। बैग में गर्म कपड़े रखे हैं। मैंने सुना है वहाँ ठंड ज़्यादा है, और बाहर का कुछ मत खाना। मैंने अंकल से कहा है, वो किसी खाना बनाने वाले को बोल देंगे। फ़ोन करती रहना और किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। अजनबी शहर है ना। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? माही की मम्मी अनिता ने कहा। मॉम वेट वेट वेट। फ़ोन हाथ में लेते ही आपने लेक्चर्स की लाइन लगा दी। जस्ट चिल मॉम, आई एम मेच्योर नाउ। माही ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ कितना मेच्योर है तू। तेरा बचपना और बेपरवाह अंदाज जानती हूँ मैं, अमिता ने कहा। रिलैक्स मॉम, एवरीथिंग इज फाइन। आप बेकार में चिंता कर रही हो। यू नो व्हाट, अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद आई एम द बेस्ट फैशन डिजाइनर इन दिल्ली, माही ने कहा। आई नो बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक, मिस यू। कहते हुए अमिता की आवाज़ कुछ धीरे हो गई। ओ मम्मा, आई मिस यू टू, एंड आल्सो डैड। आई विल कम सून, लव यू। अभी मैं रखती हूँ, बाय, माही ने कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन सोफे पर डालकर माही किचन की ओर चल दी, पर किचन में तो कुछ भी नहीं था। माही ने इधर उधर देखा, सारा सामान था पर कच्चा, और माही को मैगी के अलावा कुछ पकाना नहीं आता था। उसने पैकेट सामान में से मैगी के 2 पैकेट निकाले और कहा, चलो आज इसी से काम चला लेते हैं। माही ने गैस ऑन किया और पतीले में पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख दिया। बाहर हल्का अंधेरा होने लगा था, इसलिए माही ने लाइटें जला दी। पानी खोलने के बाद उसने उसमें मैगी डाली और किचन से बाहर आ गई। आह, कितना साइलेंट है यहाँ सब। म्यूजिक ऑन करती हूँ, कहते हुए माही हॉल में लगे टीवी के सामने आई और टीवी ऑन करके कोई इंग्लिश चैनल लगा दिया, जिस पर अंग्रेजी गाना चल रहा था। माही ने आवाज़ तेज कर दी और थिरकते हुए वापस किचन में आ गई। गाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि आवाज़ फ्लैट के बाहर तक जा रही थी। ऋषभ हॉल में बैठा किसी किताब को पढ़ने में बिजी था। पढ़ते हुए अचानक उसके कानों में अंग्रेजी गाने की आवाज़ पड़ी, जो कि बाहर से आ रही थी। ऋषभ ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और अपना ध्यान वापस किताब में लगाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वो तेज आवाज़ बार बार उसे परेशान कर रही थी। ऋषभ शांति पसंद इंसान था। उसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने किताब बंद की और उठकर अपने फ्लैट से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा, आवाज़ सामने वाले फ्लैट से आ रही थी। ऋषभ उस फ्लैट के दरवाजे के सामने आया। उसकी नज़र नेम प्लेट पर गई, जिस पर लिखा था महिमा माहेश्वरी। ऋषभ को इस वक्त
किसी के फ्लैट की बेल बजाना सही नहीं लगा, पर क्या करता, वो कान फाड़ म्यूजिक अब उससे बर्दाश्त भी तो नहीं हो रहा था। ऋषभ ने बेल बजाई और इंतजार करने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऋषभ ने एक बार फिर बेल बजाई, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ को बड़ा गुस्सा आया, वो बेल बजाता रहा। म्यूजिक की शोर में जब बेल की आवाज माही के कानों में पड़ी तो वो किचन से ही चिल्लाई, जस्ट कमिंग। माही दरवाजे पर आई और दरवाजा खोला। सामने ऋषभ को देखकर वो एक पल को ठिठकी और फिर कहा, हे तुम यहाँ। ऋषभ को उसका इस तरह से तुम कहना अच्छा नहीं लगा। उसने खुद को संयत करते हुए कहा, टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, क्या तुम इसे कम करोगे? ओप्स, आई एम सो सॉरी, अभी करती हूँ, माही ने कहा और आवाज कम करके वापस दरवाजे के पास आई। पर तब तक ऋषभ वहां से जा चुका था। माही को ऋषभ का एटीट्यूड कुछ अजीब लगा। उसकी खामोशी, उसका कम बोलना और खासकर उसकी आंखें माही को आकर्षक लगी। दरवाजे पर खड़े उसने ऋषभ के फ्लैट की ओर देखा, जिसका दरवाजा बंद था। वो कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर दरवाजा बंद करके अंदर आ गई, लेकिन मन और दिमाग अभी भी ऋषभ में ही उलझा था। माही उसे एक बार फिर देखना चाहती थी, पर कैसे? उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक बार फिर जानबूझकर टीवी की आवाज को तेज कर दिया। हॉल में आकर ऋषभ सोफे पर बैठा और एक बार फिर उस अधूरी कहानी को पढ़ने लगा। अभी 2 लाइन ही पढ़ी थी कि म्यूजिक की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। ऋषभ ने किताब बंद की और आकर माही के फ्लैट की बेल बजाई। इस बार माही ने पहली बार में ही दरवाजा खोल दिया, जैसे उसे पता था कि ऋषभ आएगा। ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ऋषभ ने थोड़ा गुस्से से कहा। ना जाने क्यों, पर तुम्हें देखने का मन किया, इसे वापस वॉल्यूम बढ़ा दी, माही ने शरारत से कहा। ऋषभ को बड़ा अजीब लगा, भला उसे देखने के लिए कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा। उसने माही से कहा, व्हाट इज दिस, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, स्टॉप म्यूजिक प्लीज, इट्स टू डिस्टर्बिंग। ऋषभ ने जब कहा तो माही उसके चेहरे की ओर देखने लगी। सांवला रंग, गहरी आंखें, सुर्ख पर गहरे भूरे होंठ, चेहरे पर सलीके से बनी दाढ़ी, टी शर्ट और पजामे में वो किसी 24 साल के नौजवान को टक्कर देते। माही बस एक टक उन्हें देखे जा रही थी। ऋषभ उसके जवाब के इंतजार में था, पर माही एक मूडी लड़की थी। वो हमेशा वही करती थी जो उसे सही लगता, भले सामने वाले को वो ठीक लगे या ना लगे। माही ने कहा, इट्स माई फ्लैट, सो मेरी मर्जी, मैं यहाँ जो चाहे करूँ। या फाइन, ऋषभ ने कठोर शब्दों में कहा और जैसे ही जाने लगा, माही ने कहा, आपको बुरा लगा? नहीं, ऋषभ ने रुक कर कहा, आई नो आपको बुरा लगा, माही ने सर्द आवाज में कहा। ऋषभ उसकी ओर पलटा और कहा, जरूरी नहीं हर व्यक्ति हमारी हर बात सुने, ये सब अपनी अपनी समझ होती है कि वो किसी की बात को किस आधार पर लेते हैं। आधार? माही ने सवाल किया। वो जरूरी नहीं है हमारी कही हर बात सामने वाले के लिए सही हो, ऋषभ ने कहा। ओ थैंक्स, माही ने कहा। ऋषभ जाने लगा तो माही ने कहा, आई एम सॉरी, इट्स ओके, ऋषभ ने कहा और वहां से चला गया। माही एक बार फिर उस बंद दरवाजे को देखती रही, जिसके साइड में लगी नेम प्लेट पर लिखा था, मिस्टर ऋषभ बहाल। माही ने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। सबसे पहले उसने म्यूजिक की आवाज बिल्कुल धीरे कर दी। ऋषभ का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने फ्लैट में अपने लिए मैगी निकाली और आकर टीवी के सामने सोफे पर बैठ गई। उसने मूवी लगाई और मैगी खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने निवाला अपनी ओर बढ़ाया, ऋषभ की बात उसके कानों में गूंजने लगी। जरूरी नहीं हमारी कही हर बात सामने वालों के लिए सही हो। माही चम्मच को प्लेट पे घुमाते हुए ऋषभ के बारे में सोचने लगी। उसके बात करने का अंदाज उसे काफी आकर्षक लगा। ऋषभ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सोचते हुए माही के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने मैगी खाई और वहीं सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगी। ऋषभ वापस फ्लैट में आया, तब तक म्यूजिक बंद हो चुका था। ऋषभ ने एक बार फिर किताब उठा ली और पढ़ने लगा। कुछ लाइंस पढ़ने के बाद ही ऋषभ को माही की कही बात याद आ गई। इट्स माई फ्लैट, सो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ जो चाहूँ वो करूँ। ऋषभ ने आवाज को नजरअंदाज किया और किताब का पन्ना पलटा, लेकिन पढ़ पाता इससे पहले ही माही की कही बात फिर उसे याद आ गई। ना जाने क्यों, पर तुम्हें देखने का मन किया, इसलिए वॉल्यूम बढ़ा दी। इसका अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।